हेडिंग लगाइएगा फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर pursued under planning till 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी में 1991 के बाद शिफ्ट देखने को मिला। तो यहां पर जो हम आपको फीचर्स बता रहे हैं ये अलग अलग तरीके से हम डिस्कस करेंगे। जो 1991 के बाद के वो तो आगे आएगा डिस्कशन में, अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में जो हम बात कर रहे हैं, ये हेडिंग अगर आप देखेंगे, फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग 1990 टिल 1991, यानी कि हम दौर की बात कर रहे हैं 1951 से 1991। इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले हमारे क्या फीचर्स थे, हमारी प्लानिंग के क्या फीचर्स थे। तो मेजर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन फीचर्स को आप क्या समझेंगे, 1950 से 1990 तक का जो दशक था उसमें हमारे जो इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर रहे, फीचर अभी तक नहीं करे अपन ने डिस्कस। हमने गोल्स कर लिए, लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड, हमने अचीवमेंट्स की बात कर ली, फेलियर्स की बात कर ली, लेकिन जो फीचर रहे हमारी प्लानिंग के, जो नेचर रहा, जो कैरेक्टर रहा, उसकी चर्चा आप कर रहे हैं। तो पहला फीचर लिखिए, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। इसका मतलब ये नहीं कि रिलायंस कंपनी पहले सरकारी थी। यहां पे रिलायंस वर्ड का मीनिंग क्या है, डिपेंडेंट। हाँ, जब तो बोनस दिया था। हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर 1991 से पहले, और हल्के फुल्के नहीं, भारी डिपेंडेंट थे। आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में 17 इंडस्ट्रीज, 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर ली गई थी। यानी कि ये इंडस्ट्रीज केवल कौन चलाएगा, सरकार चलाएगी। अब सरकार इसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के नाम पे चलाए, सरकार इसे गवर्नमेंट कंपनी बना के चलाए, सरकार कैसे भी चलाए, लेकिन ये 17 इंडस्ट्रीज जो है, ये 17 टाइप के जो इंडस्ट्रीज के काम है, ये किसके लिए रिजर्व करे गए थे, पब्लिक सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए। लेकिन सरकार उतना कर नहीं पाई। हाँ, इसलिए बाद में फिर ये लिस्टिंग, डी लिस्टिंग होते होते फिर ये 4-5 ही इंडस्ट्रीज बची जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ओवरऑल बात करें तो 17 इंडस्ट्री तो रिजर्व करी गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए, और केवल 12 इंडस्ट्री रिजर्व करी गई थी प्राइवेट सेक्टर के लिए। यानी कि मेजर डिपेंडेंस किस पे थी, पब्लिक सेक्टर पे। और हमारा जो गवर्नमेंट है वो सोशलिस्ट है कि कैपिटलिस्ट है, हमारी गवर्नमेंट कैसी है, सोशलिस्ट। सोशल वेलफेयर को हम मोटिव देते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट आवर गोल, हमारा गोल क्या है, सोशल वेलफेयर। तो यहां पर ये कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का दिखा। अगर हम हमारे दादाजी के जमाने की बात करें तो उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में लोग कम जाया करते थे, पब्लिक सेक्टर में ज्यादा जाया करते थे। तो पहला यही है कि पब्लिक सेक्टर, आज लिखा कम रहा हूं देख लो, है ना, थैंक यू बोलना जाते जाते। हाँ, शुरुआत हुई है इसलिए मैंने रिमाइंडर दे दिया। हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, फुल फॉर्म लिख लो ये आईपीआर का, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। 17 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के पास रिजर्व रखी गई और 12 इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को दी गई। यहां पे रियलाइज हुआ कि हमारी सोसाइटी में एक सोशलिस्टिक पैटर्न देखने को मिला, जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का
कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हुआ। मल्टीटास्किंग, नो, नो टैलेंट रिक्वायर्ड, ओनली टास्क। चलिए, कौन आया भैया और नया खिलाड़ी? कोई लीव कर गया था? सेकंड पॉइंट पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। आईडीआरए का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। बोलो फिर एक बार आप, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट। मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट। मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट। मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। हाँ सॉरी, ट्रेड प्रैक्टिस है, मोनोपोलिस रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। सॉरी, वो पी पी प्रैक्टिस है, लिख देता हूं। मोनोपोलिस मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट मैंने पहले से लिख रखा है। एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट पूरा रेगुलेट होता था, यानी कि ये कोशिश रखी जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चला जाए, हमेशा पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करे। इसके ये दो बड़े नतीजे आप देख सकते हैं। आईडीआरए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ये कहता था कोई भी नई इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर अगर खोलनी है तो उसके लिए या तो लाइसेंस की जरूरत है या रजिस्ट्रेशन, और उस जमाने में ये लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आसानी से मिला नहीं करते थे। जैसे अगर आप में से किसी ने गुरु पिक्चर देखी हो अभिषेक बच्चन की, तो उसको शुरुआत में ट्रेडिंग लाइसेंस देने के लिए जो चेयरपर्सन होता है वो बहुत आनाकानी करता है ना, तो लाइसेंस मिलने में दिक्कत होती थी, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री खोलने में बहुत समस्या होती थी। और ऐसे ही एक और एग्जांपल आप क्रिएट कर सकते हो एमआरटीपी का। एमआरटीपी अब रिप्लेस हो चुका है, अब एमआरटीपी एक्ट लागू नहीं होता हमारे देश में। पहले था मोनोपोलिस्टिक का कल्चर, लेकिन अब कंपटीशन एक्ट चलता है। आपने मार्केट पढ़ा हो
11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, है ना, कट गया था। यही तो बात है। तो मोनोपोलिस्टिक में भी, इस एक्ट में भी ये था जैसे कि अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री एक्सपेंड करना चाहती है तो उस एक्सपेंशन पे भी रेस्ट्रिक्शन थे, आप इतना ही कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं बस ये कोशिश रखी जाती थी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेशन ना जाना चाहिए। तो एक तरीके से आप देख सकते हो प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना, जितना डेवलप करना है वो भी रेगुलेट होता था। यानी कि पूरा डेवलपमेंट प्रोसीजर प्राइवेट सेक्टर का क्या था, रेगुलेटेड था। गवर्नमेंट चाहती थी तो हो पाता था, अदरवाइज नहीं हो पाता था। अब तो लिख लिया होगा सभी ने। तीसरा पॉइंट लिखते हैं फिर समझते हैं। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन of small scale industries, production of small scale industries, and regulation of large scale industry. पहला बुलेट पॉइंट, certain area were reserved for small scale, सर्टन एरिया में यहाँ पे एक एरो लगा के लिख लो, सर्टन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, ताकि आपको भी दिमाग में रहे। Several boards were set up to promote SSI in global market. 1991 तक लार्ज स्केल इंडस्ट्री को तो रेगुलेट किया गया। ये जो प्रीवियस पॉइंट में आपने देखा, एमआरटीपी, आईआरडीए, आईआरडी था, आईडीआरए था, आईडीआरए, है ना, फैक्ट्रीज एक्ट और ऐसे बहुत सारे एक्ट लगते थे लार्ज स्केल पे। तो लार्ज स्केल को तो कानून बना के रेगुलेट किया जाता था। स्मॉल स्केल के लिए कुछ प्रोडक्शन एरियाज जो थे वो रोक रखे थे। ये चीजें स्मॉल सेक्टर के लिए ही, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि वो मार्केट में बनी रहे। क्योंकि जैसा हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर में, इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स हमारी कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या करके गए थे, तबाह करके गए थे। हमारे आर्टिशियंस और स्मॉल इंडस्ट्रीज के एंटरप्रेन्योर्स शट डाउन करके जा रहे थे। तो इनको प्रमोट करना जरूरी था। तो कुछ प्रोडक्शन के सर्टन एरियाज इनके लिए रिजर्व रखे गए कि इनमें आप लोग प्रोडक्शन करें। बहुत सारे तरीके के बोर्ड्स, जैसे कि हैंडलूम बोर्ड, सिल्क बोर्ड, ऐसे बोर्ड्स का सेटअप किया गया जो ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल मार्केट लेवल पे इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आ गया है। जैसे आज भी आपने देखा होगा हैंडलूम क्राफ्ट के कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जो आज भी प्रमोट करते हैं। आपने देखा होगा अगर आप सवाई माधोपुर जाओ, जोधपुर जाओ, उदयपुर जाओ, आपको वो लकड़ी की कठपुतलियां, लकड़ी के खिलौने आज भी दिखते हैं, है ना। और वो हैंडलूम बोर्ड या क्राफ्ट, जैसे अपन चले थे चित्तौड़, तो वहां पे मैंने बताया था ये एम्पोरियम ये बोर्ड चलाता है हैंडलूम का, 2 जगह स्टोर्स दिखाई थी मैंने आपको। तो वो ये तीसरा पॉइंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन और साथ ही साथ रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। चलिए फोर्थ लिखते हैं।
दिया लेट ज्वाइन हुए हो? दिया लेट ज्वाइन हुए हो, 3 पॉइंट निकल गए हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये नंबर 1, ये नंबर 2, और ये नंबर 3। फोर्थ पॉइंट की बात हम शुरू कर रहे हैं। लिखते चलिएगा साथ के साथ, फिर समझते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, लाइक इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग को मैं शॉर्ट में एब्रीविएट कर रहा हूं, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स। आयरन एंड स्टील एक्सेट्रा। अगला बुलेट पॉइंट, डेवलप्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। जैसा कि हमें पता है कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश में हैवी इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्रीज की कमी थी, है ना। हमने पढ़ा टाटा भी आयरन स्टील टिस्को सेटअप करा, टाटा ने भी, है ना। तो हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन एंड स्टील, ऐसी इंडस्ट्रीज को हैवी इंडस्ट्री में रखा गया और इनका डेवलपमेंट प्रायोरिटी बेसिस पे रखा गया। चाहे एक बार के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज को इग्नोर कर दो, इनको नहीं करना, प्रायोरिटी बेसिस पे इनका डेवलपमेंट किया गया। इनको हैवी इंडस्ट्री की जगह यूनिवर्सल इंटरमीडिएटरी भी बुलाते हैं, क्योंकि बिना इनके बाकी कुछ चलना संभव नहीं है। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी में बात करें अपन, थर्मल पावर की, तो दूसरी कंपनी जो कार बनाती है, क्या उसको बिजली की जरूरत नहीं है ना। कोई दूसरी कंपनी जो बाइक बनाती है, क्या उसको स्टील की जरूरत या लोहे की जरूरत नहीं। यानी कि ये जो हैवी इंडस्ट्रीज है, ये एक तरीके से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के सप्लायर है। ये ना हो तो बाकी काम हो ही नहीं सकता। आज कोई सी भी एजुकेशन, कोचिंग हो, स्कूल हो, बिजली सब जगह चाहिए, लोहे का काम सब जगह है, इंजीनियरिंग गुड्स की रिक्वायरमेंट सब जगह, बिना इनके आगे कुछ काम फर्दर प्रोसेसिंग हो ही नहीं सकती। तो इन पे फोकस रखा गया टिल 1991, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का एक और बड़ा फीचर। फिफ्थ, फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट।
की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सेविंग करने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे भी हमारी इकोनॉमी प्लानिंग जो थी उन्होंने फोकस किया। 1991 तक की भी अगर हम बात करें तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रहा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के की डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो सेविंग लोगों ने बढ़ानी तब शुरू करी जब उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट मिलना चालू हुआ। आप सोचो कौन इंसान था जिसने बैंकिंग, मैं नाम मिस कर रहा हूं उसका, जो बैंकिंग कंसेप्ट लाए कि आपका पैसा आपके घर पे सुरक्षित नहीं है, हमारे पास सुरक्षित रहेगा। यानी जिसने सबके पैसे को अपना बना दिया। आपका पैसा आपके घर पे, पहले तिजोरियां चला करती थी, लॉकर चला करते थे। अब कोई घर पे रखता है लॉकर तिजोरी? सेठ जी भी नहीं रखते। सेठ जी भी अपना गोल्ड लॉकर में जाके रखते हैं, वो भी बैंक के। तो आप सोचो कितना भारी दिमाग लगाया होगा कि आपका पैसा आपके पास सेफ नहीं है, हमारे पास सेफ है। इसके लिए हम आपसे 2% चार्ज करेंगे, आपको भी ब्याज देंगे, आपका भी पैसा बढ़ेगा। तो ये जो सेविंग तभी बढ़ सकती है ना, अगर अभी के टाइम पे अगर कोई आपको बोले 2% दूंगा साल भर का, तो आप क्या बोलोगे? इतना तो मैं मैं रख लूंगा, मत दे मेरे भाई। तो सेविंग को बढ़ाने के लिए तो हाई इंटरेस्ट रेट दिए गए ऑफर, जैसे सीनियर सिटीजन को 8%, एफडी करवाओ अंकल जी 10%, और रखो पैसा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न से नहीं, इन्वेस्टमेंट सरकार ने बढ़ाने की कोशिश करी सब्सिडी और ग्रांट से। अगर आप ऐसे बैकवर्ड एरिया में मल्टीप्लेक्स खोलते हो जहां पे अभी तक कोई मल्टीप्लेक्स नहीं है, तो 3 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो ये सरकार ने क्या दी? सब्सिडी। अगर आप मधुमक्खी पालन केंद्र डालते हैं तो आप जितना भी पैसा लगाओगे उसका 75% गवर्नमेंट आपको वापस दे देगी। ये क्या हुआ? ग्रांट। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तो पॉलिसी इकोनॉमिक प्लानिंग में सब्सिडीज और ग्रांट्स का इस्तेमाल किया गया, और सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट्स का लालच दिया गया। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट, इकोनॉमिक प्लानिंग का फीचर। सिक्स्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। इसमें एक पॉइंट ही लिख लीजिए, हाई इंपोर्ट ड्यूटी एंड क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन। डोमेस्टिक कंपटीशन, यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन कंपटीशन से। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहले कोलगेट ऐड करता था तो कहता था कि नमक और कोयले से मंजन करना हानिकारक है, तो कोलगेट इस्तेमाल करो। और अब कोलगेट क्या कहता है? इसमें नमक है, इस्तेमाल करो। तो फॉरेन कंपटीशन के सामने टिके रहने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट चाहिए था, इकोनॉमिक सपोर्ट, गवर्नमेंट का एक सपोर्ट चाहिए। जब तक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं मिलता, फॉरेन इंडस्ट्रीज उनको पछाड़ देती। तो यहां पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी।
अगर आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो तो वो महंगी पड़ती है। कहीं ना कहीं लोगों ने इस वजह से इसको स्टेटस सिंबल काउंट कर लिया और आज ये स्टेटस के नाम पे चलता है कि इंपोर्टेड माल लाता हूं। तो इंपोर्ट ड्यूटी हाई रखी जाती थी ताकि इंपोर्ट कम हो, फॉरेन से माल कम आए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा हो। इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी रखे जाते थे, इससे ज्यादा क्वांटिटी अलाउड नहीं है या इतनी क्वांटिटी आ सकती है, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कंपटीशन में क्या रह सके, बने रह सके। 7th पॉइंट लगाइए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का एक और की फीचर, गुड्स को इंपोर्ट करने की जगह बाहर से ऐसे गुड्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू करो। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर डिमांड है तो सप्लाई तो देनी पड़ेगी। अगर आप सप्लाई पूरी नहीं करोगे तो फॉरेन कंपनीज पूरी करेंगी। भाई जैसे अभी हम कहते हैं चाइना के प्रोडक्ट बॉयकआउट कर दो, कोई मत खरीदो दिवाली पे इस बार चाइना की लाइट है। अरे पर देश में बने तो सही, जब देश में बनी नहीं रही है तो खरीदेगा कहां से इंसान। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बाहर के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने की जगह उन प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिक प्रोड्यूस करो। जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट करते हो तो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है कि आउटफ्लो होता है। अगर आप इंपोर्ट करते हो तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। आपकी फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज आपका बाहर जाएगा, यानी कि आपका रिजर्व इंक्रीज होने की जगह क्या होगा, डिक्रीज। तो अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो पहली चीज आपके फॉरेन रिजर्व्स आपके पास सेव होंगे, बचेंगे, जिनको आप आगे कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ा कारण सेल्फ सफिशिएंट बनने का, काबिल बनने का। हम किसी और पे निर्भर ना रहे कि हमें वहां से इंपोर्ट करना पड़े। हम सेल्फ सफिशिएंट बने, सेल्फ डेवलप बने। क्यों मंगाए हम दूसरे देश से जब हम वो चीज हमारे देश में क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिया तो शुरुआत में क्या था, इंपोर्टर थोड़ी था। इंडिया शुरुआत में एक्सपोर्टर था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमें बेवकूफ बनाया और हमारे फिनिश गुड्स के एक्सपोर्टर की जगह हमें एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का। और हमारा रॉ मटेरियल खुद की मॉडर्न इंडस्ट्री में लेके जाते और वहां से फिनिश गुड्स बना के हमारे यहीं आके क्या करते, बेचते। तो इस चीज को बदलना जरूरी था। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वन ऑफ द फीचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991। एंड लास्ट 2 पॉइंट्स, हाँ मुझे लगा आखिरी है लेकिन 8th, रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल पे रेस्ट्रिक्शन। एफडीआई का फुल फॉर्म तो पता है ना सबको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
इसका नाम पता है किसे? फेरा। क्या फेरा? हाथ की झाड़ू? फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल। 1991 तक एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम कंट्रोल करते थे पैरा से। बाद में पैरा को रिप्लेस करा फैमा ने। फैमा बोले तो पैना ही लेना, वो सर्फ वाला और नहीं। फैमा का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले क्या था ये? रेगुलेशन एक्ट। बाद में इसे बनाया था मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ पे लोन्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने आता था तो हम उसको हाथ जोड़ते थे, भैया वापिस चल जाए, हम इन्वेस्टमेंट की इच्छा नहीं रखते, तेरे को पैसा लगाना तू लोन के रूप में दे दे हमें, लेकिन इंडस्ट्रीज हमारी होनी चाहिए, डोमेस्टिक होनी चाहिए। ये करने का मेन कारण क्या था? फॉरेन कैपिटल को रोक के रखने का। क्योंकि हम क्या ताजा ताजा आजादी से निकल आजाद हुए थे किसी दूसरे देश की गुलामी से। तो हम वापस नहीं चाहते थे कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर करके हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करे और वापस हमें गुलाम बनाए। तो कहीं ना कहीं हमने फॉरेन कैपिटल से क्या रखा? थोड़ी दूरी बना के रखी, रेस्ट्रिक्शंस रखे, ताकि इकोनॉमिक कंट्रोल फॉरेन इन्वेस्टर के हाथ में ना जाए, हमारे डोमेस्टिक जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके हाथ में कंट्रोल रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। जाते जाते लिख लो थोड़ा सा। प्रोग्राम ऑफ ग्रोथ एंड, लिख लो, पहले पहले लिख लिया फिर समझते।
लास्ट पॉइंट, सेंट्रलाइज प्लानिंग। सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब ये है कि स्टेट लेवल के जो प्लान्स थे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग के साथ अलाइन किए जाते थे। ऐसा नहीं हो सकता था कि स्टेट लेवल के प्लान्स कॉन्ट्राडिक्ट कर दे सेंट्रल के प्लान्स को। उनको प्लान्स जो चलाने हैं वो उसी अलाइनमेंट में चलेंगे जो सेंट्रल लेवल के चल रहा है। अगर उन्होंने ऊपर से कहा है गरीबी हटाओ, तो तुम नीचे से नया नारा नहीं लगा सकते कि गरीबी बढ़ाओ। तुम्हें भी गरीबी हटाने के प्रोग्राम्स उसी हिसाब से फॉलो अप में लेने पड़ेंगे। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी सेंट्रल लेवल की चलती थी और उनके प्लान्स के हिसाब से स्टेट लेवल के प्लान्स अलाइन किए जाते थे। टिल 1991 हमें 9 फीचर देखने को मिलते हैं। पब्लिक सेक्टर पे हम डिपेंडेंट थे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हमारा मकसद था, फॉरेन कैपिटल को हमने रोक के रख रखा था, सारी प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी। 4 पॉइंट तो मैंने बोल दिए, 5 आप बोल दो बाकी। और कौन से थे? प्राइवेट सेक्टर पे रेस्ट्रिक्शन था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे थे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, हैवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना हमारा फोकस जोन था, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे हम फोकस। तो ये हमारे इकोनॉमी के फीचर्स थे टिल 1991। 1991 के बाद आ गया एलपीजी, गैस सिलेंडर नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें एक टॉपिक और है डिस्कस करने का, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है लिखने को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। आप 11th में भी पढ़ के आए हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ के आए हो ना पहले चैप्टर में। सेंट्रली प्लान्ड, फ्री इकोनॉमी को किस नाम से कह सकते हो आप? कैपिटलिस्ट, यानी कि मार्केट इकोनॉमी जो कि फ्री इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लान्ड जो कि सोशलिस्ट होती है, और तीसरी तो यहां पर भी नहीं बदलेगी, तीसरी का तो यहां पर भी नाम मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन चलाएगा? प्राइवेट, मतलब मार्केट की गवर्नमेंट, मार्केट, और रोल क्या रहेगा? प्रॉफिट बनाना, मेन प्रिंसिपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फीचर क्या होते हैं? मैक्सिमम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट स्टेक ज्यादा रहती है, प्राइवेट ओनरशिप रहती है। यहाँ पे प्रोडक्शन एक ही तरीके है, एक ही मकसद है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। गवर्नमेंट का रोल केवल लॉ, ऑर्डर और डिफेंस मेंटेन करना होता है, बाजार से गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। मेरिट, सबसे मेन मेरिट यही है कि प्रमोट करते हैं पैसे को, जितना जल्दी पैसे से पैसा बनेगा उतनी जल्दी ही जीडीपी क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। तो ग्रोथ एक्सिलरेट करने के लिए, और यही इनका क्या है सबसे बड़ा नुकसान, कलेक्टिव इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं। सबके विकास, सबका साथ, सबका विकास है ही नहीं वहां पे। मोदी जी तो कैसे होता? तो कैपिटलिस्ट में कलेक्टिव ग्रोथ को इग्नोर किया जाता है, सोशल जस्टिस ध्यान में नहीं रखा जाता, वहां केवल ग्रोथ पे फोकस किया जाता है। ठीक है, यानी कि रिच की नीड को सेटिस्फाई करना और गरीब की नीड को इग्नोर करना, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जहां पे कलेक्टिव इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम इंडस्ट्रीज का सेटअप भी किसके पास होता है? पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट के पास होता है। और यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है कि सोशल वेलफेयर होता है? यहाँ सोशल वेलफेयर होता है। इनका फीचर भी यही है, यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पब्लिक ओनरशिप के ज्यादा होते हैं। यहाँ पे इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को सोशल वेलफेयर के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं किया जाता। इनका डीमेरिट ये है कि केवल ये सोशल जस्टिस पे ही रहता है। तो यहाँ पे ग्रोथ प्रोसेस जो है ना वो इंक्लूसिव हो जाती है, मतलब या तो सब बढ़ेंगे आगे या कोई नहीं बढ़ेगा। तो अब आप सोचो, अगर अपन सबकी मान के चलते तो अपन सब चित्तौड़ जा पाते क्या? टोटल तो 30 थे लेकिन गए केवल 17, है ना? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे ध्यान में नहीं रहता। लेकिन मुद्दा यह है कि ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास होने से ग्रोथ स्लो होती है, एकदम से एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे। ये इनका डीमेरिट है, यहाँ पे ग्रोथ जो है वो स्लो प्रोसेसर रहता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट भी होते हैं और पब्लिक एंटरप्राइजेस भी होती है, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है और सोशल जस्टिस भी होता है, यानी दोनों चीजों में क्या होता है? बैलेंस। फीचर, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी हैं और गवर्नमेंट भी है। प्राइवेट सेक्टर तो किस पे ध्यान रखेगा?
पैसा कमाने पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने पे। और पब्लिक सेक्टर किस पे ध्यान रखेगा? सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पे मेरिट क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों का फीचर और मेरिट लेके चलती है, यानी कैपिटलिस्ट का भी फीचर है और सोशलिस्ट का भी फीचर है। ग्रोथ एक्सिलरेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं और कलेक्टिव इंटरेस्ट को साथ में ले जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और डीमेरिट, बहुत सी बार जो प्रिंसिपल डीमेरिट है वो यही आता है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो उलझा हुआ पाया जाता है करप्शन, डिसऑनेस्टी और इन चीजों में। तो प्राइवेट सेक्टर तो फिर भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उस लेवल पे कंट्रीब्यूट नहीं करता जिस लेवल पे कंट्रीब्यूट होना चाहिए। ये 2 पन्ने आपको एज इट इज लिखने हैं, व्हाट्सएप पे चेक कर लो, सबको रिसीव हो गए होंगे। इसी मेरिट डीमेरिट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सेकंड चैप्टर दोस्तों हो गया है कंप्लीट।